सो हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान। डियर स्टूडेंट, पासबान तालीम की इस हॉट सॉल्यूशन सीरीज में आपका वेलकम है। जैसे आप जानते हैं कि भाई एक हॉट सॉल्यूशन के हमने वीडियोस भी अब आपकी बुक में क्यूआर स्कैनर पे दे दिए हैं, जहां आप सिर्फ स्टेप देख ही नहीं, समझ भी सकते हैं कि किस तरह से जो है डेरिवेशन डेराइव हुए हैं और कौन सा स्टेप कैसे आया है, ये आप समझ सकते हैं। तो आप सबको जो है पासबान तालीम का शुक्रगुजार होना चाहिए। और चलिए आइए अब शुरू करते हैं। मार्च 2022 में जो हॉट क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योमेट्री में, वो हम हल करने जा रहे हैं। सवाल आपके सामने है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस पैरेललोग्राम में बोला गया है कि पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी। सी डी का मिड पॉइंट है पी, और सेगमेंट बी पी ये इंटरसेक्ट करता है डायगोनल एसी को पॉइंट एक्स पर, आप देख सकते हैं। देन प्रूव दैट, क्या बोलता है प्रूव करने, 3ax इज इक्वल टू 2ac, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात कि जो हमको पैरेललोग्राम दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। ये ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिया है ना। हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह से वो जो है स्टेप आया है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। रीजन क्या होगा, यही अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। अब इसमें क्या बोला है कि पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। पॉइंट पॉइंट पी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जो पीसी होगा वो, पीसी और पीडी ये दोनों क्या होंगे, हाफ होंगे किससे, सीडी के। दिखती बात है ना। पॉइंट देखो, ये मार्किंग भी करके दिया, इस तरह से डैश मार्क करके बना के दिया है आपको। लेकिन आप देख सकते हैं सीडी जो एबी के इक्वल है, यानी पीसी या पीडी जो होगा वो एबी का भी आधा होगा, है कि नहीं। मैंने सीडी की जगह पे एबी पुटअप कर दिया, देखो, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, हम पीसी के अपॉन में एबी को ले लेंगे, और ये 1/2 इधर ही है। एक तरह से ये हमारी, समझ लो, ये हमारा एक स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाता है, समझ लीजिए। एक रेशो हमको मिल गया है। अब ये रेशो किस ट्राइंगल का है, पीसी और एबी। तो एबी और पीसी ये दो जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, जिसको हम ये देखो, ये मार्किंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर। तो पहले ट्राइंगल का नाम देखिए क्या है। सोल्यूशन में तो आपको नजर आ ही रहा होगा, आपके पास तो बुकलेट है भी। तो सी एक्स पी, जो ये छोटा ट्राइंगल है जिसको हमने रेड मार्किंग किया है, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल ए एक्स बी। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हमको सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ दो पेयर ऑफ एंगल्स लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे, दो पेयर ऑफ एंगल्स। तो आप जानते हैं ए बी और सी डी दोनों पैरेलल थे, तो ए बी और सी पी भी पैरेलल होंगे एक दूसरे से। तो जहाँ पैरेलल होते हैं तो वहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल आते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल का जो एग्जाम्पल हम ये लिखेंगे, एक लिखेंगे पी सी एक्स, देखो इस तरह से ये वाला एंगल, और फिर ये वाला एंगल लिखेंगे, बड़े वाला ट्रायंगल है बी एस एक्स, है ना। कॉन्ग्रुएंट बताएंगे किससे, बी ए एक्स से। ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। सेकेंड नंबर, एक पेयर ऑफ एंगल हो गया। सेकेंड पेयर ऑफ एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ये वाला और ये वाला, लिख दो इसको। इसका नाम ले लीजिए पी एक्स सी, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एक्स बी। इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब दो पेयर ऑफ एंगल जब हो जाते हैं तो हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा उसमें हम ट्राइंगल का नाम लिख देंगे कि सी एक्स पी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो चुका है ए एक्स बी से, है ना। और कौन सी टेस्ट आएगी, देखो तो हमने दो एंगल लिखे, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए टेस्ट, ठीक है। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो हम बताएंगे सी एक्स अपॉन ए एक्स, इस तरह से, है ना। एक्स पी अपॉन एक्स बी,
और सी पी अपॉन ए बी। और यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना। शॉर्ट फॉर्म में ना लिखते आप फुल फॉर्म लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सी पी अपॉन ए बी की वैल्यू जानते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है 1/2 स्टेटमेंट नंबर 2, तो हम यहाँ लिखेंगे सी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सी एक्स को एक्स सी भी बोल सकते हैं हम लोग इस तरह से, तो एक्स सी इज इक्वल टू ए एक्स, ये हो जाएगा 1/2। जब हम इसको एक तरह से एक्स सी यहाँ रखते हैं, एक मिनट, ठीक है, एक्स सी यहाँ पुटअप करते हैं, ए एक्स जो होगा आपका इस तरह से 1/2 के मल्टीप्लाई में जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू ए एक्स, ऐसे, ठीक है। ये हमारा समझ लो एक स्टेटमेंट नंबर, ऊपर 2 था ना तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं फिगर में अगर हम देखेंगे ए एक्स सी ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, पूरा ए सी जो डायगोनल है 2 पार्ट से मिलकर बना है, तो हम बताएंगे ए डैश एक्स डैश सी, यानी पूरा जो ए सी है वो ए एक्स प्लस एक्स सी से मिलकर बना है। तो ए एक्स हम ऐसे ही रखेंगे, एक्स सी क्या है आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 में 1/2 ए एक्स, ठीक है। तो ए एक्स अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 2 AX प्लस 1 AX अपॉन 2 इक्वल टू ए सी, है ना, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3AX, हो जाएगा 3AX और अपॉन में 2 और ये AC, तो ये 2 इधर पे आ जाएगा, तो 2AC इज इक्वल टू 3AX, यही लाना था ना हमको, आ गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ जो है आपको ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ था, लेकिन आपने इसका जो है पूरा सोल्यूशन भी देखा कि किस तरह से कौन सा स्टेप कैसे आया है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप अगर यहां देखेंगे बोला है कि इन द फिगर सेगमेंट ए बी एंड ए डी आर टेंजेंट, सेगमेंट ए बी एंड ए डी, देखो दो बी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक तरह से यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, चलिए इसको सही करते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पॉइंट ए होना चाहिए, बी तो यहाँ तो ये पॉइंट डी होना चाहिए, और सेंटर उसने सी बोला है तो यहाँ पे सी होना चाहिए, ये सेंटर सी होगा, ठीक है। और आर्क बी वाई डी और बी एक्स डी भी है, तो देखो ये बी एक्स डी यहाँ होगा और बी वाई डी इस तरह से होगा। तो अब बनी है फिगर करेक्टली, थोड़ा सा शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बोला गया है कि सेगमेंट ए बी और ए डी ये 2 टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट बी और डी पर टच करते हैं, और सर्कल का जो सेंटर है वो सी है। तो फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ए ऐसा बोला गया है जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ए बी और ए डी, देन प्रूव दैट एंगल ए का जो मेजरमेंट है वो हाफ होता है इन दोनों आर्क बी एक्स डी और बी वाई डी के डिफरेंस के। ये प्रैक्टिस सेट 3.5 में ना हमने ऐसे 3.4 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थे, जिसका सॉल्यूशन आपने देखा होगा, है ना, सॉल्यूशन आपने किया भी होगा, सॉल्व भी किया होगा उसको, जिसमें आपको वैल्यू दी जाती थी, है ना, इस एंगल की वैल्यू दी जाएगी और इस दोनों आर्क में से किसी एक आर्क की वैल्यू दी जाएगी। आप ये फॉर्मूला पुटअप करके कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, डिराइव करना है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इधर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि बोला गया कि गिवन में ए बी और ए डी दीज आर 2 टेंजेंट्स, क्या ये 2 टेंजेंट्स हैं जो सेंटर सी वाले सर्कल को एक्सटीरियर पॉइंट ए से बन रहे हैं। तो जब भी देखो कोई 2 टेंजेंट बनते हैं, है ना, जब भी कोई 2 टेंजेंट बनते हैं, देखो मुझे यहाँ पर भी सही करना पड़ेगा, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, इधर एक्स आएगा, इधर पे डी आएगा, है ना, सॉरी वाई आएगा इधर पे, ठीक है, इधर पे वाई आएगा। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो यहाँ पर टेंजेंट रेडियस थ्योरम, क्योंकि देखो सी बी और सी डी ये दोनों रेडियस भी है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना।
तो टेंजेंट रेडियस थ्योरम से ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके ABC और ADC 90 डिग्री के होंगे, और रीजन भी वही। अब एंगल BCD, ये BCD जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, तो सेंट्रल एंगल का जो वैल्यू होता है उसके इंटरसेप्टेड आर्क के इक्वल होता है। तो जो भी इस एंगल के सामने जो आर्क है यानी आर्क BXD, इसका वैल्यू भी उतना ही रहेगा जितना एंगल BCD करेगा, क्योंकि वो सेंटर पे बन रहा है इसलिए। और ये बेसिक है, अपने सर्कल चैप्टर में बेसिक में पढ़ा होगा, और इवन 9th क्लास में भी है ना, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में भी, 8 9 जो है 7th 8 9 ये तीनों क्लास में जो है सर्कल के बेसिक में ये बात सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि अगर कोई एंगल सेंटर पे बनता है तो उसका जो सामने का आर्क होता है उसका इक्वल होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखो एंगल BCD के इक्वल में आर्क BXD बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ABCD बन रहा है ना, ABCD, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। इन चारों मतलब जो साइड्स है, तो चारों एंगल को भी हमने ऐड कर दिया, तो इक्वल में क्या रहेगा 360 रहेगा। सबको पता है द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो एंगल A तो वैसे ही रहेगा क्योंकि वो पता नहीं है। एंगल ABC देखो यहाँ पे 90 लाया था स्टेटमेंट 1 में, और एंगल ADC भी जो है 90 है, रख दिया गया है इक्वल टू 360। बस एंगल BCD की जगह पे आर्क BXD रख दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 90 90 180 हो गया। अगले स्टेप में 180 360 में से माइनस आ जाएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस ये BXD भी जो इक्वल के उस साइड चला जाएगा। तो एक तरह से स्टेटमेंट नंबर आपका 3 बन गया है ना। स्टेटमेंट नंबर 2 तो आपका सेंट्रल एंगल वाला पॉइंट था, स्टेटमेंट नंबर 3 बन गया अभी। अब क्या करेंगे, दोनों आर्क जो BXD आर्क है, अगर आप फिगर में देखोगे BXD आर्क ये वाला और BYD आर्क ये वाला पूरा मिलके पूरा सर्कल बनता है ना। इसका मेजरमेंट कितना 360 होता है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आर्क BXD आर्क BYD इक्वल टू 360। लेकिन हम जानते हैं आर्क BXD को जो 360 में से अगर माइनस कर देंगे तो BXD की वैल्यू आ जाएगी, BYD माइनस कर देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ BXD। तो BXD की जो वैल्यू थी यहाँ पर हमारी, वो हम यहाँ पुटअप कर देंगे। क्या थी BXD की वैल्यू, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 360 माइनस जो आर्क BYD है ना BXD, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस BXD था, तो BXD का वैल्यू क्या 360 माइनस BYD यहाँ पे पुटअप कर दिया गया। तो 180 360 में से 180 गया तो माइनस 180 प्लस BYD हो गया। अब ये आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 3 और 4 बोल देंगे। ये आपका जो एंगल A का वैल्यू था वो 3 था, और ये जो है एंगल का अब नया बना है ये स्टेटमेंट 4 है। दोनों को जो आप ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो देखो 180 180 इस तरह से आपका बचेगा 180 माइनस मेजरमेंट ऑफ BXD। डियर स्टूडेंट मैं आपको ना ये स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं। देखिए ये वाला जो स्टेप है जिसके अंदर हमने जब सारे एंगल ऐड किए है ना, एंगल A, एंगल ये B, एंगल C और एंगल D है ना। मैं एक एक वर्ड में एंगल का नाम लिख के मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 360 आपको एंगल B 90 है, D 90 है, तो मैं देखो यहाँ 90 लिख दूंगा, और एंगल C की जगह पे इन्होंने क्या लिख दिया, आर्क BXD लिख दिया है ना, आर्क BXD इधर पे लिख दिया इन्होंने, और ये 90 है इक्वल टू 360, और ये एंगल A। तो ये क्या हो गया, एंगल A प्लस 90 90 हो गया 180 प्लस आर्क BXD इक्वल टू 360। अब इन्होंने क्या किया, एंगल A की कुछ वैल्यू पता कर ली कुछ इस तरह से, 360 के माइनस में इन दोनों पार्ट को वहां भेज दिया गया। तो इस कैसे हो गया, 360 माइनस 180 माइनस आर्क BXD इस तरह से। तो एंगल A की वैल्यू क्या बन गई, 180 माइनस आर्क BXD, ये बन गई। इसको इन्होंने स्टेटमेंट नंबर 3 दिया है। अब आप सोल्यूशन में तो देख ही रहे हैं है ना, आपके सामने सोल्यूशन भी है और वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा जब स्टेटमेंट नंबर 3 बना कैसे है ना। अब स्टेटमेंट नंबर 3 बनने के बाद यहाँ पर इन्होंने
सम ऑफ आर्क्स वाली प्रॉपर्टी यूज की है, यानी मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी वाई डी इक्वल टू, ये भी 360 होता है ना, ये भी 360 होता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, आर्क बी एक्स डी को ना, मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी को यहीं रहने दिया और 360 के माइनस में आर्क बी वाई डी को यहां भेज दिया। यानी एक तरह से ये इसकी वैल्यू हो गई बी एक्स डी की, और वो उठा के फिर यहां रख दिया, तो एंगल ए की एक और वैल्यू आ गई, है ना। तो यहां पर 180 माइनस आर्क जो बी एक्स डी की वैल्यू है, ये यहाँ पे लिखी जा रही है ना, ये यहाँ पे लिखी जा रही है ताकि वो उसको वो स्टेप समझ में आए। तो -360 माइनस आर्क बी वाई डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये -180 माइनस माइनस प्लस आर्क बी वाई डी हो जाएगा ये। और इस स्टेप को जो है उन लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 4 दिया है। आपको ये कैसा है कि थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से या पेज अलाइनमेंट की वजह से थोड़ा सा ना करीब करीब लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी आंखें भी दुखने लगे कि भाई इतना सारा स्टेप काफ़ी लॉन्ग दिख रहा है ये, तो कैसे आया स्टेप वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो आपको स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 आ गया। अब इसको आप ऐड कर दो, जिसको देखो मैं ये येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट को आप ऐड कर दो। तो ऐड कर देगा तो कैसा दिखेगा, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी प्लस -180 प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी वाई डी, है ना। इस तरह से आप ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, ये एंगल 2 एंगल हो गया 2 एंगल ए, फिर 180 माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी, फिर क्या हो जाएगा -180 माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क ना, प्लस ही रहेगा ना ये, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क बी वाई डी, ठीक है। इस तरह से ठीक है। तो अब यहां पर माइनस प्लस 180 माइनस 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 2 एंगल ए बी वाई डी पहले लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ आर्क, क्योंकि वो प्लस में है तो बी वाई डी यहां लिख देंगे, माइनस ये है मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी यहां लिख देंगे क्योंकि वो माइनस में था इसलिए बाद में लिखेंगे। अब एंगल ए यहां रहने दो 1/2, ये 2 जो है ना अपॉन में बना के इस तरह से नीचे लेकर आ जाएंगे और यहां पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ आर्क बी वाई डी माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी। यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारे यहाँ पर आ गया है। तो वहाँ जो है नोट्स में थोड़ा सा आपको जो है ना हो सकता है कि थोड़ा सा कंजेस्टेड जैसा लगे, क्योंकि यहाँ पर पेज अलाइनमेंट या पेज बचाने के लिए इस तरह से ये स्ट्रेटजी की गई है, जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि काफ़ी बड़ा लग रहा है और बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। तो वो कैसे आया बच्चे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जो है हमने इसको आपको स्लोली समझाया यहाँ पर, ठीक है, लिख कर। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारा सॉल्व हो जाता है, यानी हमने एक ड्राइव किया। हो सकता है कि बच्चे जो है बोलेंगे सर इतना बड़ा सोल्यूशन है, ये इसको हम याद रखना मुश्किल होगा क्या। देखो भाई बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है ये करना आ जाए। ज़्यादा कुछ नहीं है, सम ऑफ आर्स का यूज़ हुआ है और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का यूज़ हुआ है, और दोनों स्टेटमेंट जो 3 और 4 जो बने थे 2 एंगल ए के, उनको ऐड किया गया है, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कहाँ होता है, आपने चैप्टर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा ही होगा, उसमें प्रैक्टिस सेट 5.3 में ऐसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे कि जब किसी ट्राइंगल के अंदर अगर कोई मीडियन एक तरह से एक दूसरे को कट करते हैं एक पॉइंट पे, तो वो सेंट्रॉइड बन जाता है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, जिसकी कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्मेट में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइंगल का नाम अगर मैं ABC दे दूं, है ना, ABC दे दूं, तो यहाँ पे देखो मिड पॉइंट दिएगा ट्राइंगल के
पॉइंट डी ई आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का नाम ए बी सी, लेकिन इसके सारे मिड पॉइंट है यहाँ पर। तो ये मिड पॉइंट है, समझ लो यहाँ पर ए बी का पॉइंट डी है, जो है बी सी का पॉइंट समझ लो ई है, और ये जो है पॉइंट एफ है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये इक्वल इक्वल जो है पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट हमको दिए -7,6, ई का पॉइंट दिया हमको 8,5, और एफ का जो है पॉइंट दिया 2,-2, ये इसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। लेकिन हम तो जानते हैं कि अगर कोई भी ट्राइंगल आता है तो उसकी जो सारे वर्टेक्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट हम x1 y1, x2 y2 और इस तरह से x3 y3 हम सपोज करते हैं, है कि नहीं। तो हमें बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो जो सेंट्रॉइड है, यानी इस तरह से देखो, अगर मैं इसके लाइन बना दूँ, इसको मिड पॉइंट को मिला देता हूँ मैं, इनके सारे मिड पॉइंट को इनके वर्टेक्स से मिला रहा हूँ मैं इस तरह से ऐसे। तो ये जो पॉइंट बन रहा है पॉइंट जी, इसके कोऑर्डिनेट हमको मालूम करने हैं x, y, इसके कोऑर्डिनेट जो है हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब उसका फॉर्मूला क्या आता है? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, है ना, आपने सीखा है ना ये सेंट्रल फॉर्मूला, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ये होता है। लेकिन यहाँ पर ना x1 मालूम है, ना x2 मालूम है, ना x3 मालूम है, यानी जो ट्राइंगल के जितने भी वर्टेक्स हैं उनके कोई भी कोऑर्डिनेट हमारे पास है ही नहीं। लेकिन उन साइड्स के, उस ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देयरफॉर बाय, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं सबको पता होना चाहिए। जो मिड पॉइंट है वो जाहिर सी बात है उसके कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्मेट में ही होंगे। तो वो जो पॉइंट डी है किन दो पॉइंट के बीच में आ रहा है? वो पॉइंट ए और बी के बीच में आ रहा है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x वाले, x1 + x2/2, y1 + y2/2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -7,6 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? इस पार्ट को इस नंबर से कंपेयर करेंगे, और फिर इस y वाले को इस 0.6 से कंपेयर करेंगे। देखो मैं कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो हमारे को पास x1 + x2/2 = -7, एक ये आ जाएगा, y1 + y2/2 = 6। इससे हमारे पास जो है ना कुछ छोटी छोटी इक्वेशंस बनेगी। ऐसे हम हर साइड्स के लिए, हर मिड पॉइंट के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो x1 + x2 = 2 7 -14, ये आपकी समझ लो इक्वेशन 1 हो गई। y1 + y2 = 2 6 12, यानी ये 2 जो है ना इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 -7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 14 हुआ ऐसे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। इसी तरह से अब हम पॉइंट ई के लिए फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ई के लिए ई के कोऑर्डिनेट भी क्या होते हैं? x, y के फॉर्मेट में ही होंगे। तो इसके आगे पीछे कौन आ रहा है? बी और सी आ रहा है, यानी x2 और x3 आ रहे हैं। तो बस x2 + x3 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, y2 + y3 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, और ई के क्या है? कोऑर्डिनेट 8,5 है। यहाँ पर भी कंपेयर करो, जैसे ऊपर पॉइंट डी के लिए कंपेयर किए थे सेम वैसे ही कंपेयर करो, यानी x2 + x3/2 = 8, y2 + y3/2 = 5। यहाँ पर भी इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 8 16 हो जाएगा। तो x2 + x3 = 16 हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3। यहाँ पर भी y2 + y3 = 2 5 10, ये आपकी इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। अब ये पॉइंट ई का हुआ था। अब पॉइंट एफ के लिए, तो पॉइंट एफ कहाँ आ रहा है? ए और सी के बीच में आ रहा है। तो ए और सी के x x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो x1 + x3 लगाएंगे हम लोग, है ना। पॉइंट एफ की भी जो कोऑर्डिनेट है वो x, y के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे x1 + x3/2, y1 + y3/2। एफ के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हमको? 2, -2 दिया गया है। क्या दिया है? 2, -2। यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे, जैसे अभी 2 इसमें हमने किया, तो इस तरह से करेंगे x1 + x3/2 = +2, y1 + y3/2 = -2। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 + x3 = 2 2 4, क्या हो जाएगा? ये 2 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी बन जाएगी 5। इसी तरह से y1 + y3 = 2 2 -4,
ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 6। अब जितने भी x वाली इक्वेशंस हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1, यानी 1 3 5, इन सबको हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ताकि मुझे इतना पार्ट जो है ना ये मिल जाए, इतना पार्ट मुझे मिल जाएगा। और हमारा मेन जो मोटो है या जो मेन एम है, गोल है, वो ज्योमेट्रिक सेंटर की कोऑर्डिनेट फाइंड करना ही है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 3 5, लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 3 एंड 5। तो इक्वेशन 1 3 5 क्या है? तो पहले देख लेते हैं इक्वेशन 1 क्या है। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस इक्वेशन 3 क्या है? x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3, इक्वेशन 5 है। अब इनकी वैल्यूज क्या है? -14 है ना, -14 प्लस 16 और प्लस 4। तो देखो 2x1 हो गया यहाँ पर, 2x2 हो गया, प्लस 2x3 हो गया, है ना, सब दो है यहाँ पर। 16 में से 14 गया तो 2 बचा, 2 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 कॉमन अगर निकाल लेते तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये मिल जाएगा हमको। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 के अपॉन में 2 चलेगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 7, है ना। इक्वेशन मत बनाओ, मैं बोलता इसको इक्वेशन बताओ ही मत, है ना, क्योंकि आपका x का कोऑर्डिनेट आपका आ गया ज्योमेट्रिक सेंटर का। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 4 और 6 को आप ऐड करेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे आप, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं क्योंकि पेज भर चुका है। एडिंग इक्वेशन 2 4 एंड 6। तो इक्वेशन नंबर 2 4 6 क्या था आपका? तो y1 प्लस y2 था, प्लस उसके बाद आपका इक्वेशन था y1 प्लस y3 था, है ना, प्लस उसके बाद आपका इक्वेशन था y1 प्लस y2 और y2 प्लस y3 ना, y2 प्लस y3 सबकी वैल्यूज जो थी यहाँ पर वो सारी हम ऐड कर देंगे। देखो पेज पलटाना ना पड़े मुझे बार बार, इसके लिए जो है ना मैं इस तरह से ये कर रहा हूँ मैं। तो देखो 12 10 और -4, 12 10 -4, 12 प्लस 10 और -4 कितना हो जाएगा? ये 12 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 18। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2y1 और 2y2, है ना, क्योंकि दो है ना सब यहाँ पर। 2y2 प्लस 2y3, 2 कॉमन निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 9 18, तो ये तो 9 आ जाएगा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 आपका आ गया है। इसी तरह से ज्योमेट्रिक जो सेंट्रॉइड फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये फॉर्मूला है। तो इसकी वैल्यू जो रख दे आप, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी भाई? इसकी वैल्यू तो 3 थी, तो 3 अपॉन 3, और ये इसकी वैल्यू क्या है? 9 है, तो 9 अपॉन 3, तो 3 3 ये जो 1 हो जाएगा, 3 बन जाते, 3 3 9, तो 1,3। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक सेंटर के आपके जो कोऑर्डिनेट है 1,3 आ जाएंगे। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था तो 2022 में, काफ़ी जो है इजी है लेकिन लेंथी है। इतना बड़ा क्वेश्चन जो है एक ही मरतबा आया, इससे पहले कभी नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट बोला है कि इफ a एंड b आर नेचुरल नंबर, जिसमें से a बड़ा होना चाहिए b से, a बड़ा है b से। तो बोलता है कि इफ क्या बोले नंबर, पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये। मैं इसको अलग अलग कलर से करता हूं ताकि आपको समझ में आए। सेकंड ये है, थर्ड जो है आपका ये है, ठीक है। तो यहां पर हमें बोला गया है कि आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये जो है ना, ये जो दिए गए हैं आपको एक्सप्रेशंस, ये साइड्स की वैल्यू है ट्राइंगल की। प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। हमको बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, है ना। ये हमारे जो चैप्टर 2 है पाइथागोरस थ्योरम, इसमें सॉल्व प्रॉब्लम है। टू नो मोर इसके अंदर बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, वहीं से लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे करते हैं? उसमें हम बड़े नंबर का स्क्वायर चेक करते हैं, बाकी दो छोटे नंबर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो यहां पर भी हम वही करने वाले हैं। पहले हम चेक करेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का
होल स्क्वायर क्या आता है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना वो लगाएंगे, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये जगह ए रेस टू 4 हो जाएगा ये, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये बी रेस टू 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। फिर बाद में जो जो छोटे नंबर्स हैं हमारे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर, यानी दो छोटे नंबर का स्क्वायर का एडिशन हम यहाँ चेक करेंगे। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2ab का स्क्वायर जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये a रेस टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये b रेस टू 4 प्लस ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे a रेस टू 4 ये वैसी का वैसी रखेंगे हम लोग, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से ये माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेस टू 4। तो आपका क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, क्या इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 एंड द कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, यानी ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये एक तरह से ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और ये जो साइड्स है राइट एंगल ट्राइंगल के। अब यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड आउट 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट बाय टेकिंग सुइटेबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी ए एंड बी की अलग अलग वैल्यू लेके आप इसको प्रूफ करके दिखाइए क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है क्या। तो चलिए पहले मैं एक काम करता हूं, उसने कहा कि भाई a का वैल्यू बड़ा होना चाहिए b से, तो मैं a का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, b का वैल्यू 1 ले लेता हूँ और इसमें वैल्यू पुटअप करता हूँ मैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमको निकालना था, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो a की जगह पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस b की आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 है तो हो जाएगा 5। फिर आपका दूसरा क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3। और लास्ट आपका क्या था, 2ab था ये साइड, है ना। तो 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू बी, 2 टू द 4 प्लस, तो 4 हो जाएगा, तो 4 5 3 क्या हो जाएगा ये, या 3 4 5, ये जो है ना आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट है, क्या ये इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गई ना, ये एक एग्जांपल हो गई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू समझ लो, सेकंड एग्जांपल, ए की वैल्यू 3 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं। सेम इसी में पुटअप करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चेक करेंगे तो ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बी का आपका 2 का स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 5। फिर आपका 2ab है तो 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 टू द 4 3 12, तो 12 आ गया। तो ये भी जो आपका आ रहा है 12 5 13 या 13 5 12 एक ही बात है। दीज आर ऑल्सो इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह से जो है ना ये 2 एग्जाम्पल्स हम प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी सी तो नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, एक तरह से साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस तरह से करना है, यानी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ। और एक जगह पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जिस किसी को ये फॉर्मूला याद होगा तो ही वो ये क्वेश्चन कर पाएगा, वरना मुश्किल है फिर बात, है ना। और थोड़ा सा लॉ ऑफ इंडाइसेस भी आना चाहिए, यानी पावर का पावर क्या होता है वो भी यहाँ पर यूज हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट, यानी कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, यानी 2 आपको सर्कल ऐसे बनाने हैं
जिनका सेम सेंटर हो, ऐसा ऐसा, थोड़ा छोटा हो गया ना, हटाता हूँ, है ना, बना के दिखाता हूँ, चलिए आपको रफ फिगर एक तरह से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये समझ लो 5 सेंटीमीटर का है। अब इसके अंदर उसने कहा कि एक और सेंटर है, तो एक और सर्कल है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। मान लीजिए सर्कल 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब ये कोसेंट्रिक सर्कल है, देखो ये सेंटर है, समझ लो इसका क्या बोला गया, सेंटर उसने ओ बोला है, तो ये ओ हो गया, है ना। तो रेडिया है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो जाहिर है जो छोटा सर्कल होगा वो 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस होगा, जो बड़ा सर्कल है उसका 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस होगा। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ए ऑन द लार्ज सर्कल। बड़े सर्कल पे कोई पॉइंट ए है, समझ लो यहां पर, यहां से छोटे सर्कल पे क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। फिर क्या बोला उसने, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट। टेंजेंट सेगमेंट क्या है वो लिखिए, उसका मेजरमेंट भी लिखिए। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि नॉर्मल हम लोग जब किसी भी सर्कल पे जो पॉइंट है वहां से अगर टेंजेंट बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो भाई उसका रेडियस इस तरह से, देखो पहले ये बना लेंगे, मैं ना ऐसे रेडियस बना लेता हूँ, इसको जोड़ जोड़ लेता हूँ मैं इस तरह से। देखिए ये जो सेंटर है हमारा, उसको मैं इस तरह से जोड़ लूंगा मैं, ठीक है। ये समझ लीजिए ये जो ओ ए बना है ये बड़े सर्कल का रेडियस तो है, मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा। क्या बनाऊंगा मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनेगा, पहले मैं राउंडर में जो स्केल पेंसिल होती है ना, एकदम अंदाजा ना, कोई मेजरमेंट लेना नहीं है, पॉइंट ए पे राउंडर का पॉइंट रखूंगा और एक आर्क जो है ऊपर बनाऊंगा और एक आर्क नीचे बनाऊंगा और पॉइंट ए पे रखूंगा और दोनों आर्क को कट करूंगा और इस तरह से एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगा जो एकदम परपेंडिकुलर रहेगा। अभी परपेंडिकुलर इसका पॉइंट एम, मैंने इसको सेंटर कंसीडर करके पॉइंट ओ तक मैं फैलाऊंगा, किसको, राउंडर को पॉइंट एम पे रखूंगा और उसका जो इसके अंदर जो पेंसिल रहेगा वो पॉइंट ओ तक रखूंगा और इस तरह से एक आधा सर्कल ऐसा बनाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे आधा सर्कल बनाऊंगा या 2 कट लगाऊंगा छोटे वाले सर्कल पे। जहां पर भी कट लगाए वहां से मैं पॉइंट ए से ना इधर पे ऐसा टेंजेंट बना दूंगा, ऐसे ऐसे बना दूंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, है ना। तो इस तरह से आप बनाएंगे, मांगता तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बना के ये कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे लाइन आपकी बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी और यहां से भी एक ऐसी लाइन बनेगी। तो इस तरह से 2 टेंजेंट आपके बन गए। 2 टेंजेंट तो वैसे बनाना नहीं है, लेकिन एक ही टेंजेंट हमने बनाना है क्योंकि उसने बोला कि टेंजेंट आपको पॉइंट ए से गुजरता हुआ बनाना है और छोटे सर्कल पे टेंजेंट बनाना है। तो एक ही टेंजेंट बोला है उसने, टेंजेंट्स नहीं बोला है ना, देखो। तो यहाँ पर हमको पता है कि छोटे सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक समझ लो, ये जो ओ मैं इसको देता हूँ नाम, इसको मैं देता हूँ, कोई क्या नाम देना हमको, इसका नाम हम ना बी देते हैं, बी, ये पॉइंट बी है। अलग कलर से देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये पॉइंट बी है मेरा, है ना। पॉइंट ए से जो छोटे सर्कल पे जो टेंजेंट बना है वो ए बी बना है, समझ लीजिए। इसका ही लेंथ हमको फाइंड करना है। तो ये हमारा 3 है और यहाँ से यहाँ तक ये ओ ए क्या है, ये बड़े सर्कल का रेडियस है यानी 5 है। तो टेंजेंट रेडियस थ्योरम के हिसाब से ये जो एंगल है 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ट्राइंगल ओ बी ए में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो ओ ए होगा आपका हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो ओ ए आपका क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस यानी 5 स्क्वायर, ओ बी छोटे सर्कल का रेडियस इसलिए 3 स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर यहाँ एज इट इज रहेगा। 5 का 25, 3 का 9, तो 9 को माइनस में ले लेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए बी बराबर कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है ना। तो ए बी जो कि टेंजेंट है वो उसका लेंथ कितना जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना आपको करना है। समझ में आई बात, है सिंपल। धीरे धीरे आपको जो है ना स्टेटमेंट क्वेश्चन को पढ़ना है और धीरे धीरे परफॉर्म करते जाना है।
समझे। और फिर आपको एंड में इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और टेंजेंट सेगमेंट का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से आप करेंगे। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर हमारा ये जो पेपर है ये कंप्लीट होता है मार्च 2022 का। मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर के हॉट्स क्वेश्चन के सोल्यूशन में। थैंक यू।